मैं आपके साथ कुछ ऐसी जानकारी शेयर करने वाला हूं जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। आप सीखेंगे कि बैंकों ने जो सिस्टम हम पर थोपा है उसे कैसे क्रैक करें और उसे उन्हीं के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करें। देखिए दोस्त, लोग 3 ग्रुप में बटे हैं। पहला ग्रुप वो है जो पैसे न होने पर क्रेडिट लेकर चीजें खरीदता है। ये लोग क्रेडिट इस्तेमाल करते हैं और बैंक इनसे पैसा बनाता है। दूसरा ग्रुप उन लोगों का है जो बिना क्रेडिट के काम चलाते हैं। इनके पास अपने पैसे से गाड़ी खरीदने की, महंगा सामान लेने की ताकत होती है। ये सोचते हैं कि क्रेडिट लेना ठीक नहीं क्योंकि बैंक को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और ये आंशिक रूप से सही हैं। इनमें पहले ग्रुप से ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी है। और तीसरा ग्रुप है जो बड़े राज जानता है। ये लोग बैंकिंग सिस्टम को और पूरी इकोनॉमी को मैनिपुलेट करना जानते हैं, अपनी दौलत बढ़ाते हैं। ये पहले और दूसरे दोनों ग्रुप से पैसा कमाते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, इन्होंने बैंकिंग सिस्टम को तोड़ दिया है और उससे पैसा बना रहे हैं। इस वीडियो ऑडियो बुक में हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, रियल एस्टेट की, बैंक लोन्स को समझदारी से कैसे इस्तेमाल करें और कैसे सुनिश्चित करें कि आप कम से कम मेहनत करें और लोन्स आपके लिए खुद काम करें। अध्याय 1, कर्ज के बारे में झूठ। वो झूठ जो आपको बताया गया डेट के बारे में। डेट आपका दुश्मन नहीं है। यही पहली सच्चाई है जो ज्यादातर लोग जोर से कहने से डरते हैं। आपको इससे डरने के लिए ट्रेंड किया गया। आपको इससे बचने के लिए कंडीशन किया गया। आपको प्रोग्राम किया गया कि पैसे उधार लेना कमजोरी है। लेकिन यहां कड़वी सच्चाई है। अमीर लोग डेट से नहीं बचते, वे इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। और मिडिल क्लास और एलीट के बीच फर्क इनकम नहीं है, लेवरेज है। स्वागत है मेक द बैंक वर्क फॉर यू में। ये बेवकूफी से पैसे उधार लेने के बारे में नहीं है। ये लग्जरी चीजें अफोर्ड करने के बारे में नहीं है। ये क्रेडिट कार्ड के खेल के बारे में नहीं है। ये सिस्टम को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने के बारे में है। क्योंकि सिस्टम एम्प्लॉयज के लिए नहीं बना, ओनर्स के लिए बना। और लोन्स वो ब्रिज हैं। मैं आपसे कुछ पूछता हूं, अगर डेट इतनी खतरनाक है तो कंपनियां अरबों डॉलर का डेट क्यों लेती हैं? बिलियनियर्स एसेट्स के लिए फाइनेंस क्यों करते हैं कैश पे करने की जगह? बैंक्स उन लोगों को ईगरली लोन क्यों देते हैं जिनके पास पहले से पैसा है? क्योंकि वे कुछ समझते हैं जो आपको कभी नहीं सिखाया गया। डेट ट्रैप नहीं है, अनएजुकेटेड डेट ट्रैप है। इस दुनिया में 2 तरह के बोरोवर्स हैं, डेस्परेट और स्ट्रेटेजिक। डेस्परेट लोग कंज्यूम करने के लिए उधार लेते हैं, स्ट्रेटेजिक लोग कंट्रोल करने के लिए उधार लेते हैं। और कंट्रोल वहां है जहां दौलत रहती है। जब आप कंजम्पशन के लिए उधार लेते हैं, आप छोटे होते जाते हैं। जब आप एक्विजिशन के लिए उधार लेते हैं, आप बड़े होते जाते हैं। यही डिवाइडिंग लाइन है। ज्यादातर लोग लायबिलिटीज खरीदने के लिए लोन्स लेते हैं, गाड़ियां, छुट्टियां, कपड़े, लाइफस्टाइल अपग्रेड्स, और हर पेमेंट उन्हें गरीब बनाती है। लेकिन अमीर लोग, वे एसेट्स खरीदने के लिए उधार लेते हैं, कैश फ्लोइंग प्रॉपर्टी, रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेसेस, इक्विटी प्रोड्यूसिंग सिस्टम्स। वे पैसा बनाने के लिए पैसा उधार लेते हैं और बैंक उनका साइलेंट पार्टनर बन जाता है। इसके बारे में सोचिए, वही इंस्टीट्यूशन जो ज्यादातर लोगों की फाइनेंशियल इग्नोरेंस से प्रॉफिट बनाती है, वो इन्फॉर्म्ड लोगों के हाथों में एक टूल बन जाती है। अध्याय 1, कर्ज के बारे में झूठ। वो झूठ जो आपको बताया गया डेट के बारे में। डेट गुलामी नहीं है, इररिस्पॉन्सिबल डेट गुलामी है। एक बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट आपको करना होगा इससे पहले कि आप स्ट्रेटेजिकली लोन्स इस्तेमाल करने के बारे में सोचें। आपको कंज्यूमर की तरह सोचना बंद करना होगा। कंज्यूमर्स पूछते हैं, मैं हर महीने क्या अफोर्ड कर सकता हूं? इन्वेस्टर्स पूछते हैं, ये एसेट साल भर में क्या रिटर्न देती है? वो एक सवाल सब कुछ बदल देता है। एक कंज्यूमर देखता है 50,000 रुपए की गाड़ी जिसकी 700 रुपए मंथली पेमेंट है। एक इन्वेस्टर 700 रुपए पर मंथ देखता है और पूछता है, मैं इस पेमेंट से कौन सी एसेट कंट्रोल कर सकता हूं जो मुझे वापस पैसे दे? यही शिफ्ट फाइनेंशियल पावर की शुरुआत है। आपको बताया गया डेट से बचो, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि अमीर लोग इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। वे लेवरेज समझते हैं। लेवरेज मतलब ओनरशिप के बिना कंट्रोल। ये $100,000 के साथ $5 लाख की एसेट को कमांड करना है। ये दूसरे लोगों की कैपिटल से अपना फाइनेंशियल फुटप्रिंट बढ़ाना है। ये टाइम को एक्सेलरेट करना है, क्योंकि यहां सीक्रेट है। लेवरेज के बिना वेल्थ लीनियर होती है, लेवरेज के साथ वेल्थ एक्सपोनेंशियल बन जाती है। चलिए ब्रेक करते हैं। अगर आप साल में 20,000 रुपए बचाते हैं तो 5 लाख रुपए जमा करने में आपको 25 साल लगेंगे। ये लीनियर ग्रोथ है।
लेकिन अगर आप 20,000 रुपए को डाउन पेमेंट की तरह इस्तेमाल करें एक अप्रिशिएटिंग एसेट पर, तो आप कुछ बहुत बड़ा कंट्रोल करते हैं। आप टाइम कंप्रेस करते हैं, और टाइम सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। मिडिल क्लास टाइम के बदले मनी ट्रेड करती है, अमीर लोग मनी से टाइम कंट्रोल करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये क्लियरली सुनना होगा, लोन्स डिसिप्लिन को मैग्नीफाई करते हैं, वे स्टुपिडिटी को फिक्स नहीं करते। अगर आप रेकलेस हैं तो लोन्स आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे, अगर आप कैलकुलेटेड हैं तो लोन्स आपको एलिवेट करेंगे। सेम टूल डिफरेंट आउटकम्स। ये लोन के बारे में नहीं है, ये ऑपरेटर के बारे में है। आप इस ऑडियो बुक में हम मिथ्स को तोड़ेंगे। हम बात करेंगे डेट गुलामी नहीं है, इररिस्पॉन्सिबल डेट गुलामी है। एक बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट आपको करना होगा एसेट्स के लिए बोरोइंग की, लाइफस्टाइल के लिए नहीं, रिस्क मैनेजमेंट की, स्प्रेड को समझने की, फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल रेट्स की, इन्फ्लेशन एडवांटेज की, साइकोलॉजिकल कंट्रोल की, स्ट्रैटेजिक रीपेमेंट की, क्रेडिट स्कोर पोजिशनिंग की, कैश फ्लो इंजीनियरिंग की, और डेट को कैसे स्ट्रक्चर करें ताकि वो खुद पे हो जाए। क्योंकि जब आप ये समझ जाते हैं, आप बैंक से डरना बंद कर देते हैं और इसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। आप हार्डर काम करना बंद करते हैं और स्मार्टर काम करना शुरू करते हैं। आप लेवरेज से बचना बंद करते हैं और इसे डिजाइन करना शुरू करते हैं। ये इल्लीगली चीटिंग के बारे में नहीं है, ये गेम को एवरेज प्लेयर से बेहतर समझने के बारे में है। रूल्स पब्लिक हैं, लेकिन बहुत कम लोग इन्हें पढ़ते हैं। डेट आग की तरह है, गलत हाथों में ये घर जला देती है, सही हाथों में ये इंजन को पावर देती है। ज्यादातर लोग जलते हैं क्योंकि उन्हें कभी नहीं सिखाया गया कि फ्लेम को कैसे कंट्रोल करें। इस ऑडियो बुक के अंत तक आप ऐसा कर पाएंगे। आप लोन्स को सेम वे से नहीं देखेंगे, आप इंटरेस्ट को सेम वे से नहीं डरेंगे, आप बैंक्स को प्रेडेटर्स की तरह नहीं देखेंगे, आप उन्हें फ्यूल स्टेशंस की तरह देखेंगे। और फ्यूल ईविल नहीं है, ये न्यूट्रल है, व्हीकल डेस्टिनेशन तय करती है। यहां अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, अगर आप लेवरेज समझने से मना करते हैं तो आप हमेशा उनसे स्लो वेल्थ बिल्ड करेंगे जो समझते हैं। आप पूरी जिंदगी डेट से बच सकते हैं, आप हर चीज के लिए कैश पे कर सकते हैं, आप सेफ फील कर सकते हैं, और आप लाइकली फाइनेंशियली एवरेज रहेंगे। या आप स्ट्रेटेजिकली डेट इस्तेमाल करना सीख सकते हैं, इमोशनली नहीं, इंपल्सिवली नहीं, ग्रीडीली नहीं, बल्कि इंटेलिजेंटली। ये फ्लैशी होने के बारे में नहीं है, ये फाइनेंशियली लीथल होने के बारे में है। ये ऐसी मशीन्स बनाने के बारे में है जो कैश फ्लो प्रोड्यूस करें। ये उन एसेट्स को कंट्रोल करने के बारे में है जो अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा ग्रो करें। ये बैंक को अपने एक्सपेंशन को फाइनेंस करवाने के बारे में है, अपने कंजम्पशन को नहीं। और जब आप उस मेंटल लाइन को क्रॉस करते हैं, आप कभी पीछे नहीं जाते। तो चलिए असली सवाल पूछते हैं, क्या हो अगर आप लोन से डरने की वजह यह है कि आपको कभी नहीं दिखाया गया कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करें? क्या हो अगर असली प्रॉब्लम डेट नहीं बल्कि इग्नोरेंस है? और क्या हो अगर इसे मास्टर करना सब कुछ बदल दे? अगले सेक्शन में हम पहला अनब्रेकेबल रूल तोड़ने वाले हैं, वो रूल जो तय करता है कि डेट आपको अमीर बनाता है या बर्बाद। एक्विजिशन के लिए बोरो करो, ईगो के लिए नहीं। और इन दोनों के बीच की लाइन आपकी सोच से ज्यादा पतली है। एसेट्स के लिए बोरोइंग की, लाइफस्टाइल के लिए नहीं, रिस्क में। अध्याय 2, पहला नियम, एक्विजिशन के लिए बोरो करो, ईगो के लिए कभी नहीं। एक लाइन है, ये इनविजिबल है, ये सटल है, और ज्यादातर लोग इसे क्रॉस कर जाते हैं बिना रियलाइज किए। लाइन की एक तरफ स्ट्रेटेजिक डेट है, दूसरी तरफ ईगो डेट है। एक एम्पायर्स बनाता है, दूसरा स्ट्रेस बनाता है, और इनके बीच फर्क लोन अमाउंट नहीं है, इंटेंशन है। आपको ये पहले समझना होगा। ईगो के लिए इस्तेमाल किया गया डेट फाइनेंशियल पॉइजन है, एक्विजिशन के लिए इस्तेमाल किया गया डेट फाइनेंशियल लेवरेज है। चलिए एक्विजिशन को प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। एक्विजिशन का मतलब है किसी ऐसी चीज का कंट्रोल जो प्रोड्यूस करती है, कुछ ऐसा नहीं जो इंप्रेस करे, कुछ ऐसा नहीं जो डेप्रिशिएट हो, कुछ ऐसा नहीं जो टेम्पररीली आपकी इमेज उठाए, बल्कि कुछ ऐसा जो मेजरेबल रेकरिंग वैल्यू क्रिएट करे। अमीर लोग पावरफुल दिखने के लिए बोरो नहीं करते, वे पावरफुल बनने के लिए बोरो करते हैं, और ये दो रास्ते बिल्कुल अलग डेस्टिनेशंस की ओर जाते हैं। यहाँ ट्रैप है, ज्यादातर कंज्यूमर डेट जस्टिफाइड लगता है। आप खुद से कहते हैं, मुझे ये गाड़ी काम के लिए चाहिए, मैं इस वेकेशन के लायक हूं, मैंने ये अपग्रेड अर्न किया है, मैं इसे जल्दी पे ऑफ कर दूंगा, और शायद आप कर भी लेंगे। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है, क्या डेट इनकम जनरेट करता है? अगर जवाब नहीं है तो आप मशीन को फीड कर रहे हैं अपनी खुद की बिल्डिंग की जगह। चलिए डीपर जाते हैं। जब आप ईगो के लिए बोरो करते हैं, कैश फ्लो एक डायरेक्शन में मूव करता है, आपकी जेब से बाहर। अध्याय 2, पहला नियम, एक्विजिशन के लिए बोरो करो। जब आप एक्विजिशन के लिए बोरो करते हैं, कैश फ्लो दो डायरेक्शंस में मूव करता है।
एसेट में और वापस आपके पास। यही टेस्ट है हर बार। चलिए 2 लोगों को इमेजिन करते हैं। पर्सन ए 50,000 रुपए का लोन लेता है एक लग्जरी एसयूवी खरीदने के लिए। पर्सन बी 50,000 रुपए का लोन लेता है एक छोटी रेंटल प्रॉपर्टी पर डाउन पेमेंट के लिए। दोनों बैंक को देनदार हैं, दोनों की मंथली पेमेंट्स हैं, लेकिन यहां डाइवर्ज होता है। पर्सन ए अपनी सैलरी से पेमेंट करता है, पर्सन बी का टेनेंट रेंट से पेमेंट करता है। सेम डेट, डिफरेंट स्ट्रक्चर। एक ड्रेन करता है, एक बिल्ड करता है। एक आपको अपनी जॉब पर डिपेंडेंट बनाता है, एक आपकी डिपेंडेंस को समय के साथ कम करता है। यही फर्क है इमोशनली बोरो करने और स्ट्रेटेजिकली बोरो करने में। अब चलिए ईगो के बारे में बात करते हैं। ईगो डेट स्नीकी है। ये बैड डिसीजन की तरह नहीं चिल्लाता, ये विस्पर करता है। ये आपसे कहता है आप पीछे हैं, बाकी सब अपग्रेड कर रहे हैं, आप अभी तक और आगे होने चाहिए थे, आप ज्यादा के हकदार हैं। और आप रिस्पॉन्ड करते हैं लाइफस्टाइल को फाइनेंस करके लेवरेज बिल्ड करने की जगह। आप विजिबिलिटी को प्रोग्रेस समझ लेते हैं, लेकिन वेल्थ शुरुआत में रेयरली विजिबल होती है। ये क्वाइटली, स्ट्रेटेजिकली, मेथोडिकली बिल्ड होती है। अमीर लोग अपनी लाइफ्स को अपग्रेड नहीं करते जब उनकी इनकम बढ़ती है, वे अपनी एसेट बेस को अपग्रेड करते हैं। यहाँ एक डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि एक्विजिशन के लिए बोरोइंग को पेशेंस चाहिए। इसका मतलब अक्सर ग्रेटिफिकेशन को डिले करना होता है। इसका मतलब अक्सर लाइफस्टाइल अपग्रेड्स को ना कहना होता है। इसका मतलब अक्सर एवरेज दिखना होता है जबकि अंदर कुछ पावरफुल बिल्ड हो रहा हो। ये कमजोरी नहीं है, ये फाइनेंशियल मैच्योरिटी है। चलिए एक्विजिशन को कैटेगरीज में ब्रेक करते हैं। सिर्फ कुछ टाइप्स की डेट है जो ट्रूली स्ट्रेटेजिक क्वालिफाई करती हैं। 1. कैश फ्लोइंग रियल एस्टेट। 2. प्रूवन रेवेन्यू वाले बिजनेसेस। 3. रेवेन्यू जनरेटिंग इक्विपमेंट। 4. स्केलेबल डिजिटल एसेट्स। 5. पॉजिटिव स्प्रेड के साथ अप्रिशिएटिंग इन्वेस्टमेंट्स। नोटिस करिए क्या मिसिंग है। गाड़ियां, कपड़े, एंटरटेनमेंट, फर्नीचर, वेकेशंस। इनमें से कोई भी इनकम प्रोड्यूस नहीं करता, इनमें से कोई भी लेवरेज क्रिएट नहीं करता, इनमें से कोई भी आपकी नेट कैश पोजीशन को इंप्रूव नहीं करता। वे सिर्फ परसेप्शन इंप्रूव करते हैं, और परसेप्शन इंटरेस्ट पे नहीं करता। यह ब्रूटल ट्रूथ है। अगर एसेट आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आउटपेस नहीं करती तो आप लेवरेज नहीं कर रहे, आप फाइनेंस कर रहे हैं। और कंजम्पशन को फाइनेंस करना ऐसे ही मिडिल क्लास रहती है। जब आप एक्विजिशन के लिए बोरो करते हैं, कैश फ्लो 2 डायरेक्शंस में मूव करता है। अध्याय 3, लेवरेज शक्ति है, ओवर लेवरेज तबाही है। एक वजह है कि एम्पायर्स क्यों गिरते हैं। ये एम्बिशन की कमी नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, ये इंटेलिजेंस की कमी भी नहीं है। ये एक्सेस है, एक्सेस रिस्क, एक्सेस एक्सपेंशन, एक्सेस कॉन्फिडेंस। और फाइनेंस में एक्सेस लेवरेज सबसे तेज तरीका है पावरफुल से बैंकरप्ट होने का। इसे क्लियरली समझिए। लेवरेज हर चीज को मैग्नीफाई करता है, रिटर्न्स, ग्रोथ, मोमेंटम और मिस्टेक्स को। वही फोर्स जो आपकी वेल्थ को एक्सेलरेट करती है, वही आपके कोलैप्स को भी एक्सेलरेट कर सकती है। इसलिए स्ट्रेटेजिकली बोरो करने से पहले आपको रिस्क समझना होगा, क्योंकि स्मार्ट डेट बोल्डनेस के बारे में नहीं है, ये कंट्रोल्ड बोल्डनेस के बारे में है। ज्यादातर लोग लेवरेज को मिसअंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि वे सिर्फ अपसाइड देखते हैं, वे अप्रिसिएशन देखते हैं, वे रेंटल इनकम देखते हैं, वे इक्विटी ग्रोथ देखते हैं, वे बिजनेस एक्सपेंशन देखते हैं, लेकिन वे रेयरली पूछते हैं क्या होगा अगर इनकम रुक जाए, क्या होगा अगर एसेट की वैल्यू गिर जाए, क्या होगा अगर मार्केट शिफ्ट हो जाए, क्या होगा अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएं। यहीं पर अमीर लोग खुद को रेकलेस लोगों से अलग करते हैं। वे पहले डाउनसाइड की प्लानिंग करते हैं, अपसाइड की नहीं। होप एमेचर्स के लिए है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए है। चलिए ओवर लेवरेज के बारे में बात करते हैं। ओवर लेवरेज तब होता है जब आपकी डेट ऑब्लिगेशंस आपकी फ्लेक्सिबिलिटी से ज्यादा हो जाती हैं। यह तब है जब एक छोटी डिसरप्शन कैटास्ट्रॉफिक बन जाती है। यह तब है जब एक वैकेंसी क्राइसिस में बदल जाती है। यह तब है जब एक रेट इंक्रीज सफोकेशन बन जाती है। यह तब है जब आपके पास कोई मार्जिन नहीं होता। मार्जिन सर्वाइवल है। मार्जिन वो स्पेस है आपकी इनकम और आपकी ऑब्लिगेशंस के बीच। मार्जिन ब्रीदिंग रूम है, और ब्रीदिंग रूम के बिना आप पैनिक करते हैं, और पैनिक लॉजिक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अध्याय 3, लेवरेज शक्ति है, ओवर लेवरेज तबाही है। एक वजह है कि एम्पायर्स क्यों गिरते हैं। इसे इमेजिन करिए, आप 3 रेंटल प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, हर एक बेयरली ब्रेक इवन करती है, आपके पास कोई कैश रिजर्व्स नहीं है, सब कुछ वर्क करता है जब तक सब कुछ वर्क करता है, लेकिन फिर एक टेनेंट पेइंग बंद कर देता है। अचानक आप वो मॉर्टगेज अपनी पर्सनल इनकम से कवर कर रहे हैं,
फिर एक रिपेयर आता है, फिर इंटरेस्ट रेट्स अपवर्ड एडजस्ट होते हैं। अब आपका इन्वेस्टमेंट आपको ड्रेन कर रहा है। ये लेवरेज प्रॉब्लम नहीं है, ये मार्जिन प्रॉब्लम है। आपने कुशन के बिना बोरो किया, आपने डिफेंस के बिना एक्सपैंड किया, और लेवरेज ने आपकी फ्रिजिलिटी को एक्सपोज कर दिया। यहाँ रूल है, कभी भी मैक्सिमम तक बोरो मत करो जितना आप क्वालिफाई करते हैं। बैंक्स रिस्क मॉडल्स के बेसिस पर अप्रूव करते हैं जो उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, आपकी नहीं। उन्हें परवाह नहीं अगर आपकी लाइफस्टाइल टाइट हो जाए, उन्हें परवाह है कि आप स्टेटिस्टिकली पेइंग के केपेबल रहें। आपको बैंक से ज़्यादा कंजर्वेटिव होना होगा। अगर वो आपको 5 लाख रुपए के लिए अप्रूव करते हैं, खुद से पूछिए क्या 3,50,000 सेफर है। अगर वो 5 प्रॉपर्टीज अप्रूव करते हैं, पूछिए क्या 3 वाइजर है। ओवर लेवरेज ग्रीड से फ्यूल होता है, स्ट्रेटेजिक लेवरेज पेशेंस से फ्यूल होता है। अब चलिए इमरजेंसी फैक्टर के बारे में बात करते हैं। हर लेवरेज्ड एसेट के पास एक बफर होना चाहिए, कैश रिजर्व्स, 6 महीने मिनिमम पेमेंट्स के, प्रेफरेबली और ज़्यादा, क्योंकि लेवरेज बेस्ट वर्क करता है जब आप शांत हो, डेस्परेट नहीं। डेस्परेशन खराब डिसीजंस को फोर्स करता है। आप बहुत जल्दी सेल कर देते हैं, आप पुअरली रीफाइनेंस करते हैं, आप पैनिक करते हैं। अमीर लोग पैनिक नहीं करते क्योंकि वे स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रक्चर करते हैं। वे अज्यूम करते हैं कि कुछ गलत होगा, वे फ्लक्चुएशन की एक्सपेक्ट करते हैं, वे वॉलेटिलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। आपको भी सेम करना होगा। चलिए कैश फ्लो डिस्कस करते हैं। कभी भी सिर्फ अप्रिसिएशन पर रिलाय मत करो। अप्रिसिएशन स्पेक्युलेटिव है, कैश फ्लो सर्वाइवल है। इसे इमेजिन करिए, आप अगर एसेट आपको मंथली पे करती है, ये आपको स्ट्रेंथन करती है। अगर ये सिर्फ पेपर पर वैल्यू में बढ़ती है, ये आपको टेम्प्ट करती है। पेपर वेल्थ डेंजरस है अगर इनकम से अनसपोर्टेड हो। अगर आप एक अप्रिशिएटिंग एसेट के लिए बोरो करते हैं जो कोई कैश फ्लो प्रोड्यूस नहीं करती, तो आप टाइमिंग पर बेट लगा रहे हैं, और टाइमिंग अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन जब एक एसेट इनकम जनरेट करती है जो अपनी खुद की डेट को कवर करती है, वो स्टेबिलिटी है, वो सेल्फ लिक्विडेटिंग डेट है। एसेट खुद को फीड करती है और वही गोल है। अब चलिए इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। फिक्स्ड रेट डेट प्रिडिक्टेबल है, वेरिएबल रेट डेट एक्सपोजर है। जब आप वेरिएबल रेट से बोरो करते हैं, आप अनसर्टेनिटी की एक लेयर ऐड कर रहे हैं। कभी कभी वो रिस्क वर्थ होता है, अक्सर नहीं होता। अमीर लोग फिक्स्ड रेट डेट को लव करते हैं इन्फ्लेशनरी पीरियड्स के दौरान, क्योंकि इन्फ्लेशन उनकी रीपेमेंट की वैल्यू को इरोड करती है। अगर आपकी पेमेंट 30 इयर्स के लिए फिक्स्ड है, लेकिन इनकम इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती है, तो आपकी डेट समय के साथ लाइटर होती जाती है। आप वीकर डॉलर्स से रीपे कर रहे हैं, ये एक साइलेंट एडवांटेज है। लेकिन अगर आपकी रेट अपवर्ड फ्लोट करती है, तो आपकी मार्जिन श्रिंक होती है। इसलिए स्ट्रक्चर मैटर करता है। डेट सिर्फ अमाउंट के बारे में नहीं है, ये टर्म्स के बारे में है, ये फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में है, ये प्रोटेक्शन के बारे में है। यहाँ एक और क्रिटिकल प्रिंसिपल है, कभी भी शॉर्ट टर्म डेट को लॉन्ग टर्म एसेट्स पर स्टैक मत करो। अगर आप एक लॉन्ग टर्म अप्रिशिएटिंग एसेट को शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस के साथ फाइनेंस करते हैं, तो आप टाइमिंग रिस्क क्रिएट करते हैं। अगर आपकी डेट मैच्योर हो जाती है आपकी एसेट के स्टेबलाइज होने से पहले, तो आप खराब रीफाइनेंसिंग में फोर्स हो जाते हैं। अपनी डेट ड्यूरेशन को अपनी एसेट ड्यूरेशन से मैच करो। प्रोफेशनल्स ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। अब चलिए साइकोलॉजिकल लेवरेज डिस्कस करते हैं। जिस मोमेंट आपकी डेट आपके इमोशंस को कंट्रोल करती है, आप अब कंट्रोल में नहीं हैं। अगर एसेट आपको मंथली पे करती है, ये आपको स्ट्रेंथन करती है। अगर आप एंजाइटी के साथ डेली इंटरेस्ट रेट्स चेक करते हैं, तो आपने बहुत ज्यादा बोरो किया है। अगर आप पेमेंट्स की वजह से नींद खोते हैं, तो आपने बहुत एग्रेसिवली बोरो किया है। डेट कैलकुलेटेड फील होना चाहिए, क्रशिंग नहीं, क्योंकि जब आप शांत होते हैं, आप इंटेलिजेंट डिसीजंस लेते हैं। जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, आप रिएक्ट करते हैं, और फाइनेंशियली रिएक्ट करना डेंजरस है। चलिए गोल्डन इक्वेशन डिफाइन करते हैं। कैश फ्लो डेट ऑब्लिगेशन से ज्यादा, रिजर्व्स अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से ज्यादा, इनकम डाइवर्सिटी सिंगल डिपेंडेंसी से ज्यादा, फिक्स्ड टर्म्स अनप्रिडिक्टेबल शिफ्ट से ज्यादा। अगर ये इक्वेशंस आपके फेवर में है, तो लेवरेज एक एक्सीलरेटर बन जाता है। अगर नहीं, तो लेवरेज आपके खिलाफ एक वेपन बन जाता है। अमीर लोग फियरलेस नहीं होते, वे प्रिपेयर्ड होते हैं। वे रिस्क को एलिमिनेट नहीं करते, वे इसे मैनेज करते हैं। और यहां माइंडसेट शिफ्ट है। लेवरेज स्पीड के बारे में नहीं है, ये स्केल के बारे में है। और फाउंडेशन के बिना स्केल कोलैप्स हो जाता है। आप किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप कुछ ड्यूरेबल बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्यूरेबल वेल्थ मार्केट्स को आउटलास्ट करती है।
ड्यूरेबल वेल्थ रिसेशंस को सर्वाइव करती है, ड्यूरेबल वेल्थ प्रेशर के अंडर थ्राइव करती है और प्रेशर स्ट्रक्चर को रिवील करता है। अब खुद से पूछिए, क्या आप फास्ट बिल्ड कर रहे हैं या स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर रहे हैं? क्योंकि स्मार्ट लेवरेज कंट्रोल्ड एक्सपेंशन है, ओवर लेवरेज ईगो एक्सपेंशन है और ईगो सबसे महंगी लायबिलिटी है। अगले सेक्शन में हम स्प्रेड के मैथमेटिक्स में और डीपर जाएंगे, क्योंकि जब आप ट्रूली समझ जाते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आप एंग्जाइटी अध्याय 4 स्प्रेड की गणित, असली धन कैसे बनता है, अगले सेक्शन में हम स्प्रेड के मैथमेटिक्स में और गहरे जाएंगे, क्योंकि जब आप ट्रूली समझ जाते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है तो आप हर डील को उसी तरह देखना शुरू करते हैं जैसे अमीर लोग देखते हैं। स्प्रेड, ये वो एक शब्द है जो सब कुछ बदल देता है। स्प्रेड का मतलब है आपकी डेट की कॉस्ट और आपकी एसेट की रिटर्न के बीच का फर्क। ये इतना सिंपल है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे कभी कैलकुलेट नहीं करते। वे सिर्फ पूछते हैं, क्या मैं मंथली पेमेंट अफोर्ड कर सकता हूं? लेकिन वेल्दी लोग पूछते हैं, मेरा पॉजिटिव स्प्रेड क्या है? चलिए इसे ब्रेक करते हैं। अगर आप 6% इंटरेस्ट पर 10 लाख रुपए बोरो करते हैं तो आपकी एनुअल कॉस्ट 60,000 रुपीज है। यही आपकी डेट की कीमत है। अब अगर आप उस 10 लाख रुपए से एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो आपको साल में 1,20,000 रुपए का रेंट देती है, तो आपकी रिटर्न 12% है। तो आपका स्प्रेड क्या हुआ? 12% रिटर्न माइनस 6% कॉस्ट इक्वल्स 6% पॉजिटिव स्प्रेड। इसका मतलब आप साल में 60,000 रुपीज नेट प्रॉफिट बना रहे हैं किसी और के पैसे से। ये वेल्थ क्रिएशन की असली मशीन है। लेकिन यह ट्विस्ट है, अगर आपका स्प्रेड नेगेटिव है तो आप वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर आप 8% पर बोरो करते हैं और एसेट सिर्फ 5% रिटर्न देती है तो आपका स्प्रेड -3% है। आप हर साल पैसा खो रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये फाइनेंशियल ब्लीडिंग है। अब चलिए डीपर जाते हैं। स्प्रेड कैलकुलेशन में 3 क्रिटिकल फैक्टर्स हैं। पहला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपकी डेट की असली कीमत क्या है? सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं, बल्कि फीस, प्रोसेसिंग चार्जेस, इंश्योरेंस, सब कुछ। दूसरा, एसेट पर रिटर्न। आपकी एसेट एक्चुअली क्या प्रोड्यूस करती है? रेंटल इनकम, बिजनेस रेवेन्यू, अप्रिसिएशन, सब कैलकुलेट करो। तीसरा, रिस्क एडजस्टमेंट। क्या होगा अगर वेकेंसी हो? क्या होगा अगर मेंटेनेंस खर्च हो? क्या होगा अगर मार्केट गिर जाए? प्रोफेशनल्स हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्लान करते हैं। चलिए एक रियल एग्जांपल लेते हैं। आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं जिसकी कीमत 50 लाख रुपीस है। आप 10 लाख रुपीस डाउन पेमेंट देते हैं और 40 लाख रुपीस बैंक से 7% पर बोरो करते हैं। प्रॉपर्टी साल में 6 लाख रुपीस का रेंट जनरेट करती है। लेकिन रुकिए, सिर्फ रेंट कैलकुलेशन नहीं है, एक्सपेंसेस डिडक्ट करो। प्रॉपर्टी टैक्स 50,000 रुपीस, मेंटेनेंस 80,000 रुपीस, इंश्योरेंस 30,000 रुपीस, वैकेंसी रिस्क 10% यानी 60,000 रुपीस। टोटल एक्सपेंसेस 2,20,000 रुपीस। नेट ऑपरेटिंग इनकम 6 लाख रुपीस माइनस 2,20,000 रुपीस इक्वल्स 3,80,000 रुपीस। अब डेट सर्विस कैलकुलेट करो। 40 लाख रुपीस पर 7% अप्रॉक्सीमेटली 2,80,000 रुपीस पर ईयर। तो आपका एनुअल कैश फ्लो हुआ 3,80,000 रुपीस माइनस 2,80,000 रुपीस इक्वल्स 1 लाख रुपीस। अब स्प्रेड कैलकुलेट करते हैं। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीस था। आपका रिटर्न 1 लाख रुपीस है, यानी 10% रिटर्न ऑन इक्विटी। लेकिन यहां मैजिक है, अगर आपने सारा 50 लाख रुपीस कैश में इन्वेस्ट किया होता तो आपका रिटर्न सिर्फ 1 लाख ऑन 50 लाख रुपीस यानी 2% होता। अध्याय 4 स्प्रेड की गणित, असली धन कैसे बनता है। अगले सेक्शन में हम स्प्रेड के मैथमेटिक्स में और गहरे जाएंगे, क्योंकि जब आप ट्रूली समझ जाते हैं कि कैसे लेवरेज ने आपकी रिटर्न को 2% से 10% कर दिया। यही लेवरेज का पावर है। लेकिन ये तभी काम करता है जब स्प्रेड पॉजिटिव हो। अब इन्फ्लेशन फैक्टर ऐड करते हैं। मान लीजिए इन्फ्लेशन 5% है। आपकी फिक्स्ड रेट पेमेंट हर साल सेम रहती है, लेकिन आपकी रेंटल इनकम इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती है। 5 साल में आपका रेंट 6 लाख रुपए से 7,66,000 रुपए हो जाएगा, लेकिन आपकी डेट सर्विस स्टिल 2,80,000 है। अब आपका कैश फ्लो 1 लाख रुपए से बढ़कर 2,66,000 रुपए हो गया, बिना कुछ किए। ये इन्फ्लेशन एडवांटेज है
और फिक्स्ड रेट डेट इसे पॉसिबल बनाता है। अब अप्रिसिएशन ऐड करते हैं। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 5% एनुअली बढ़ती है तो 5 साल में 50 लाख की प्रॉपर्टी 63,81,000 की हो जाएगी। आपका इक्विटी कितना बढ़ा? शुरुआत में 10 लाख, 5 साल बाद 63,81,000 माइनस 40 लाख डेट इक्वल्स 23,81,000। आपका 10 लाख 23,81,000 बन गया, प्लस आपको हर साल कैश फ्लो मिला। ये कंपाउंड वेल्थ बिल्डिंग है। लेकिन सुनिए, ये तभी काम करता है जब आप नंबर्स को ऑनेस्टली कैलकुलेट करते हैं। बहुत से लोग खुद को धोखा देते हैं। वे वैकेंसी को इग्नोर करते हैं, वे मेंटेनेंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं, वे बेस्ट केस सिनेरियो एज्यूम करते हैं और फिर रियलिटी हिट करती है और स्प्रेड नेगेटिव हो जाता है और वे फाइनेंशियली फंस जाते हैं। लेवरेज ने आपकी रिटर्न को 2% यहाँ गोल्डन रूल्स हैं स्प्रेड कैलकुलेशन के। रूल नंबर 1, हमेशा कंजर्वेटिव एस्टिमेट लो। अगर मार्केट एवरेज वैकेंसी 5% है तो आप 10% अज्यूम करो। रूल नंबर 2, सभी हिडन कॉस्ट्स इंक्लूड करो। प्रॉपर्टी टैक्सेस बढ़ेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ेंगे, रिपेयर्स होंगे, सब कैलकुलेट करो। रूल नंबर 3, मिनिमम 2% पॉजिटिव स्प्रेड टारगेट रखो। अगर स्प्रेड 2% से कम है तो डील रिस्की है। रूल नंबर 4, मल्टीपल सिनेरियोज रन करो। बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस, तीनों में प्रॉफिटेबल होना चाहिए। रूल नंबर 5, कभी भी सिर्फ अप्रिसिएशन पर बेट मत लगाओ। कैश फ्लो प्राइमरी होना चाहिए, अप्रिसिएशन बोनस है। अब चलिए बिजनेस लेवरेज के बारे में बात करते हैं। सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अगर आप एक बिजनेस के लिए लोन लेते हैं तो बिजनेस को लोन से ज्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहिए। एग्जाम्पल, आप 5 लाख रुपीज लोन लेते हैं 10% इंटरेस्ट पर नई मशीनरी खरीदने के लिए। वो मशीनरी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल कर देती है। आपकी एडिशनल प्रॉफिट 1,50,000 पर ईयर है। आपकी लोन कॉस्ट 50,000 पर ईयर है। आपका स्प्रेड 1 लाख पॉजिटिव है। ये स्मार्ट बोरोइंग है। मशीनरी ने अपनी खुद की कॉस्ट को पे किया और आपको प्रॉफिट भी दिया। लेकिन अगर आपने वही 5 लाख रुपए एक फैंसी ऑफिस रेनोवेट करने में लगाया जो कोई एडिशनल रेवेन्यू जनरेट नहीं करता, तो वो नेगेटिव स्प्रेड है। स्प्रेड की सोच हर फाइनेंशियल डिसीजन को चेंज कर देती है। आप गाड़ी नहीं खरीदते क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप पूछते हैं, क्या ये गाड़ी मुझे इनकम जनरेट करने में हेल्प करेगी? अगर हाँ, तो स्प्रेड कैलकुलेट करो। अगर नहीं, तो वो कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट नहीं। यहाँ एक पावरफुल एक्सरसाइज है। अगले हफ्ते हर परचेज के लिए स्प्रेड कैलकुलेट करो। कॉफी मशीन के लिए EMI स्प्रेड नेगेटिव है। आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कुछ ऐसे के लिए जो डिप्रिशिएट होता है। ऑनलाइन कोर्स के लिए लोन, अगर वो कोर्स आपकी इनकम बढ़ाता है तो स्प्रेड पॉजिटिव हो सकता है, कैलकुलेट करो। वैकेशन के लिए क्रेडिट कार्ड 100% नेगेटिव स्प्रेड, जीरो रिटर्न, प्योर इंटरेस्ट कॉस्ट। ये माइंडसेट शिफ्ट है। हर रुपी एक सोल्जर है। क्या वो सोल्जर आपके लिए लड़ रहा है या आपके खिलाफ? पॉजिटिव स्प्रेड मीन्स वो सोल्जर आपके लिए काम कर रहा है। नेगेटिव स्प्रेड मीन्स वो सोल्जर दुश्मन के लिए काम कर रहा है। अब यहाँ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, कंपाउंडिंग स्प्रेड। जब आप पॉजिटिव स्प्रेड अर्न करते हैं और उस प्रॉफिट को फिर से इन्वेस्ट करते हैं तो आपका स्प्रेड कंपाउंड होना शुरू हो जाता है। साल 1 लाख रुपए प्रॉफिट, आप इसे री इन्वेस्ट करते हैं। साल 2 ओरिजिनल स्प्रेड प्लस नए इन्वेस्टमेंट का स्प्रेड। ये स्नोबॉल इफेक्ट है, शुरुआत में स्लो, फिर एक्सपोनेंशियली फास्ट। लेकिन ये तभी काम करता है जब आप डिसिप्लिन्ड हो। अगर आप प्रॉफिट को कंज्यूम कर लेते हैं तो कंपाउंडिंग रुक जाता है, आप लीनियर ग्रोथ पर वापस आ जाते हैं। यहाँ ब्रूटल ट्रूथ है, ज्यादातर लोग जो डेट लेते हैं उनका लाइफ टाइम स्प्रेड नेगेटिव है। वे क्रेडिट कार्ड्स पर इंटरेस्ट पे करते हैं, वे कार लोन्स लेते हैं, वे पर्सनल लोन्स लेते हैं, सब नेगेटिव स्प्रेड। बैंक उनसे पैसा बनाता है, हर महीने, हर साल, पूरी जिंदगी। लेकिन वेल्दी लोग ऑपोजिट करते हैं, उनका लाइफ टाइम स्प्रेड पॉजिटिव है। वे डेट लेते हैं लेकिन हमेशा एसेट्स के लिए, और एसेट्स उनके लिए पॉजिटिव स्प्रेड जनरेट करते हैं। बैंक उनका पार्टनर बन जाता है, उनका मास्टर नहीं। ये शिफ्ट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये फ्रीडम है। तो यहाँ फाइनल क्वेश्चन है, क्या आप अपना लाइफ टाइम स्प्रेड पॉजिटिव बनाने के लिए रेडी हैं? क्या आप हर फाइनेंशियल डिसीजन को इस लेंस से देखने के लिए रेडी हैं? क्या आप कंज्यूमर से इन्वेस्टर बनने के लिए रेडी हैं? क्योंकि जब आप स्प्रेड की मैथमेटिक्स को ट्रूली समझ जाते हैं, आप कभी वापस नहीं जाते। आप बैंक्स को अलग तरीके से देखते हैं, आप डेट को अलग तरीके से देखते हैं, आप वेल्थ को अलग तरीके से देखते हैं, और वो सब कुछ बदल देता है। अगले सेक्शन में हम टाइमिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सही डील भी गलत टाइम पर डिजास्टर बन सकती है, और टाइमिंग मास्टर करना वेल्थ बिल्ड